नमस्कार साथियों, बटनेर आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2015 के प्रश्न पत्र के बारे में और उसमें से हम बात करेंगे पॉलिटी से जो रिलेटेड प्रश्न हैं उनके बारे में। तो चलो मित्रों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि जो हमारे संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो उल्लेख है उसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं और उनके बारे में अपने को पढ़ना है और फिर देखना है कि कौन से या कौन सा कथन सही है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब हम नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें 4-5 बातें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि ये सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक हैं, ये प्रशासकों के लिए आचार संहिता है। तो ये सब जो फैक्ट पढ़ते हैं तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक आर्थिक न्याय एक ही बात है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। पहला, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ये प्रश्न, ये जो फैक्ट है, ये 2020 के आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी आया है। क्या मतलब है इसका कि किसी भी न्यायालय द्वारा ये वाद योग्य नहीं होते हैं। जब हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में जब हम आर्टिकल 37 के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, परंतु राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि किसी भी कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते और कोई भी कोर्ट इनको लागू करने के लिए राज्य को निर्देश नहीं दे सकता, राज्य को बाध्य नहीं कर सकता। देखिए, जिस तरीके से हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो वाद योग्य हैं। राज्य अगर फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं कर रहा है तो न्यायालय उनको लागू करने के लिए आदेश दे सकता है, उनको लागू करने के लिए फोर्स कर सकता है सरकार को। लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए न्यायालय फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए ये इन्फोर्सेबल होते हैं, ये वाद योग्य नहीं होते हैं। ये कथन भी क्या है, सही है। और इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, ए और बी दोनों सही हैं, कथन हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में धन्य विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। देखिए मित्रों, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक होता है धन्य विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। अमूमन हम सभी इसको एक ही पढ़ लेते हैं जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। धन्य विधेयक और वित्त विधेयक में पहले फ़र्क देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें राज्यसभा के पास क्या पावर है और लोकसभा के पास क्या पावर है। देखिए, ये वित्त विधेयक है, ये क्या है, वित्त विधेयक, और ये है धन्य विधेयक। यानी कि धन्य विधेयक अपने आप में अलग से कोई विधेयक नहीं है, धन्य विधेयक अपने आप में अलग से कोई बिल नहीं है, वो वित्त विधेयक का ही एक भाग है, वित्त विधेयक का ही एक अंग है। परंतु उसके बावजूद भी उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं कि देखिए, देश की जनता पर कोई टैक्स लगाया जा रहा है या कोई टैक्स हटाया जा रहा है, इस संदर्भ में कोई बिल संसद में आता है तो वो धन्य विधेयक है। धन्य विधेयक की अगर हम बात करें तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि धन्य विधेयक पहले क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। अब राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो ये रखा जाएगा लोकसभा में। धन्य विधेयक की विशेषता है कि ये पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। हालांकि संविधान में इसको नेगेटिव रूप में लिखा हुआ है कि धन्य विधेयक पहले कभी भी राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि लोकसभा में रखा जाएगा। अब लोकसभा से ये प्रस्ताव पारित होएगा तो ये आएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास क्या पावर है हमें ये देखना है। राज्यसभा धन्य विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी कि धन्य विधेयक को रद्द नहीं कर सकती राज्यसभा, और न ही इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है और न ही इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। धन्य विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है, ये राज्यसभा के पास चला गया है तो 14 दिन तक ये राज्यसभा के पास पड़ा रहेगा। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है तो अच्छी बात है, वरना 14 दिन बाद ये स्वतः ही क्या होगा मित्रों, पारित हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा।
चाहे राज्यसभा ने इसको अपनी स्वीकृति दी है या नहीं दी है। ये धन विधि की विशेषता है। और चूंकि लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा से धक्के से पारित हो जाएगा, उसके द्वारा से आता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति भी इस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा गया था, प्रस्तापित किया गया था। तो यह धन विधि की विशेषता है। अब हम फैक्ट क्या पढ़ रहे हैं? राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। बिल्कुल कथन सही है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है राज्यसभा के पास कि वो उसको अस्वीकार कर दे, नहीं कर सकती, और न ही उसको संशोधित कर सकती है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बिल्कुल, अनुदानों पर मांग भी नहीं की जा सकती। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, यह भी विशेषाधिकार लोकसभा का है। कथन सही है दूसरा भी। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है? बजट पर चर्चा नहीं हो सकती। देखिए, चर्चा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? राज्यसभा चर्चा कर सकती है, लेकिन राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती और उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। चर्चा तो कर सकती है ना, चर्चा करने से थोड़ी रोका जाएगा, क्योंकि 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास, तो उस दौरान चर्चा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा मित्रों। कथन 1 और कथन 2 सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरे का उत्तर क्या है? बी। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है, इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है, ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे, उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर, वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है।
कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग, तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं, और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है। यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी ये बात हो रही है मित्रों मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू उस समय सचिव थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। तो इस अधिनियम की विशेषता पूछी जा रही है, क्या है कि निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। ये जो 4 फैक्ट दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको 1919 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, और उसका उत्तर क्या है मित्रों, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। यानी प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता कहां तक है, कौन कौन से विषय उनके अंडर में आएंगे, और केंद्रीय सरकार के अंडर में क्या कुछ आएगा, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था 1919 के अधिनियम में। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। यानी कि यहाँ पे बहुमत के कुछ रूप दे रखे हैं कि साधारण बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा, उपस्थित लोगों का 2/3 बहुमत से होगा, यानी किस बहुमत से उस विधेयक को पारित किया जाएगा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखनी है, संयुक्त बैठक, और देखिए मित्रों जब संयुक्त बैठक की बात आ गई है तो इसका मतलब वित्त विधेयक नहीं है, क्योंकि वित्त विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर भी जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर जॉइंट सेशन हो रहा है तो इसका मतलब यह है मित्रों कि वो विधेयक कैसा है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। पहली बात तो जॉइंट सेशन करना क्यों पड़ता है, जब कभी कोई प्रस्ताव लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा से पारित नहीं होता है, या दोनों संसद के दोनों सदनों के बीच क्या होता है, उस दौरान टकराव रहता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। और जब भी जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं ताकि इस प्रस्ताव को पारित किया जा सके, उसको एक्ट बनाया जा सके। यानी किस बहुमत से, उस समय जितने भी उपस्थित हैं, मतदान में भाग ले रहे हैं, उन सदस्यों का साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से आशय ये है कि मान लेते हैं उस दिन लोकसभा में उपस्थित हैं 400 लोग, और उस दिन मान लेते हैं राज्यसभा में है 200, तो 600 लोग प्रेजेंट हैं, तो 600 का बहुमत क्या हो जाएगा, 301। यानी जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनका आधे से एक अधिक लोगों का अगर साइन हो जाता है तो उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 3/4 की आवश्यकता नहीं है, 2/3 की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का साधारण बहुमत। ऑप्शन ऐसे भी बन सकते हैं, कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, नहीं, कुल का नहीं, उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं, वोटिंग कर रहे हैं, उनका बहुमत, साधारण बहुमत, यानी कि आधे से एक अधिक वोट अगर पक्ष में पड़ती है तो वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और मित्रों हम देख चुके हैं कि 3 जॉइंट सेशन हुए हैं, 1961, 1978 और 2002 में। 1961 में मैंने बताया था आपको कि दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया था, 1978 में बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था,
और 2002 में मित्रों आतंकवाद निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। अब तक संवैधानिक इतिहास में सिर्फ 3 ही जॉइंट सेशनों का उल्लेख है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान ग्रहण किया है, और शायद ये सबसे आसान प्रश्न होगा मित्रों, क्या होगा? योजना आयोग। 1950 में प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का गठन किया गया था और 2014 तक इसने अपना काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया है और उसने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। दोनों में समानता ये है कि योजना आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि योजना आयोग का जो कॉन्सेप्ट था वो एकात्मक शासन जैसा था, क्योंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों का कोई रोल नहीं था, जबकि नीति आयोग में प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तो है ही है, प्लस में राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट कैसा है? अपने आप में संघात्मक शासन व्यवस्था जैसा। तो दोनों में विशेषता की बात करें अगर हम, तो समानता तो ये है कि दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और दोनों में फ़र्क ये है कि नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो संघात्मक शासन की विशेषता है और योजना आयोग का जो कॉन्सेप्ट था वो एकात्मक शासन की विशेषता जैसा था। तो योजना आयोग का स्थान लिया है, उत्तर है इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। बिल्कुल गलत कथन, क्योंकि आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी मित्रों? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और हम ये भी पता है कि संघ के जितने भी काम किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री में कार्यपालिका शक्ति निहित नहीं होती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग हालांकि राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री ही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वास्तविक कार्यपालिका हैं, जबकि राष्ट्रपति जी नाम मात्र की कार्यपालिका हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा मित्रों? गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल नहीं होता। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है मंत्रिमंडलीय या फिर कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडल सचिव या फिर कैबिनेट सचिव क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव या फिर कैबिनेट सचिव होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। तो न तो एक सही है न दो सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? डी। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? देखिए, 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में अगर हम देखें तो 5वीं अनुसूची ये कहती है कि क्या लिखा है 5वीं अनुसूची में कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसा होगा, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 6 में भी हालांकि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ही बताया गया है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपरली क्या है, कुछ स्टेट के नाम दे दिए गए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं अनुसूची 6 में, यानी अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है और बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 5 में है। तो अब ये हमसे ये पूछ लिया है इसने फैक्ट में कि किस लिए किए गए हैं, और मैंने आपको बता दिया अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? ए। राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण, कथन गलत। पंचायतों की शक्तियां, बिल्कुल गलत, ये तो अनुसूची 11 में है। सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण, गलत। तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं और 6ठी ये दोनों अनुसूचियां हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 8वां। संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 फैक्ट दिए गए हैं और कौन सा या कौन से सही है हम ये बताना है। हम देखते हैं पहला, राजस्व विभाग यानी कि जो राजस्व विभाग है संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, केंद्रीय बजट को राजस्व विभाग क्यों तैयार करेगा? केंद्रीय बजट को तैयार करता है हमारा वित्त मंत्रालय, इसके साथ प्लस होता है योजना आयोग, हालांकि आजकल तो नीति आयोग है, नीति आयोग, और प्लस अन्य कई मंत्रालय होते हैं। ये विचार विमर्श करते हैं पूरे बजट के संदर्भ में कि क्या बजट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कितनी पैसा खर्च किया जाना चाहिए। ये टोटल बजट तैयार होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय में जो आर्थिक विभाग की जो बजट डिवीजन है, बजट डिवीजन, वो फाइनली क्या करती है, बजट को तैयार करती है। हालांकि वित्त के बारे में जो चर्चा हो रही होती है, परामर्श हो रहा होता है, तो वहाँ पे वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भी कई मंत्रालय केंद्र सरकार के वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और उसके बाद वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक विभाग है, उसकी जो बजट डिवीजन है, वो क्या करती है, बजट को फाइनली तैयार करती है। तो राजस्व विभाग का इस संदर्भ में डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। तो पहला फैक्ट मित्रों गलत है। दूसरा, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल। देखिए, आर्टिकल 266 में हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि संचित निधि का जिक्र है, और इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि इस फंड से किसी भी तरीके का पैसा निकालना है, किसी भी जगह खर्च करना है, तो उसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। और यही कथन ये कह रहा है, तो ये कथन सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई भी धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, नहीं निकाला जा सकता। तीसरा, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। तो इसमें केवल कथन 2 सही है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा इसका 8वें का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन है? देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, उसके 3 अंग होते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 अंग हैं, हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का यानी कि जुडिशरी का काम होता है इन दोनों अंगों पर नियंत्रण रखना। अगर हमारी व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि संविधान के साथ संगत नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के साथ मैचिंग नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में उस कानून को रद्द किया जा सकता है। और ये रद्द कौन करेगा मित्रों, हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी। और जब हम इस कानून को रद्द करते हैं, इसका मतलब हमने संविधान को बचा लिया, यानी संविधान को बचाता कौन है, न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है और संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो मित्र, कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिवालय हाँ हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर क्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय। जब कभी भी ऐसा होता है कि संविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायपालिका अपनी जुडिशियल रिव्यू शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस कानून को अवैध घोषित कर देती है, उस कानून को निष्क्रिय कर देती है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये 2015 में हुआ था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिससे लग रहा था कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है,
तो न्यायपालिका ने अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर का इस्तेमाल करते हुए इस 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को रद्द घोषित कर दिया। यानी कि क्या हो गया, उस समय न्यायपालिका ने संविधान का अभिरक्षक होने की भूमिका का निर्वहन किया। तो न्यायपालिका पर उत्तर आ जाए तो भी सही है, और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय आ रहा है यानी कि सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, तो ये उत्तर भी क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। देखिए मित्रों, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। तो पहली है तमिल, दूसरी है संस्कृत, तीसरी कन्नड़, चौथी है तेलुगु, पांचवी है मलयालम और छठी है ओडिया या उड़िया। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया को 2014 में क्या किया गया, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है कि ऐसी कोई भाषा जिसका जो इतिहास है 1500 वर्षों से लेकर 2000 वर्ष पुराना हो, उसके दुर्लभ ग्रंथ हमारे पास हों, उस समय ये परंपरागत भाषा बोली जाती हो, तो ऐसी किसी भाषा को क्या किया जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। टोटल 6 भाषाएं हैं जिनको ये दर्जा दिया गया है, और अंतिम भाषा कौन सी है मित्रों, ओडिया या उड़िया। और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा है जिसको हाल ही में क्या किया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, उड़िया। हालांकि आज के टाइम इसका नाम उड़िया नहीं है, इस भाषा का नाम कर दिया गया है ओडिया। उड़ीसा राज्य की भाषा है, पहले उड़िया थी, अब इसका नाम कर दिया गया है ओडिया। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। कुछ फैक्ट दे रखे हैं हमें और देखना है कौन सा सही है, कौन कौन से सही हैं। देखते हैं पहला कथन हम, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का जो आकार है उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। मित्रों पहले हम देखते हैं विधानसभा का क्या लिखा हुआ है। विधानसभा के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 170 के अंदर कि विधानसभा, देखिए मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की, विधान परिषद की तो बाद में बात करूँगा। विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम कितना हो सकता है, 500 सदस्य हो सकते हैं। ये तो है विधानसभा का कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रश्न हमसे पूछ रहा है विधान परिषद के बारे में, और विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 171 में दे रखा है कि न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है 40 और अधिकतम सदस्य संख्या होगी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, यानी कि 33% से अधिक बड़ी विधान परिषद नहीं हो सकती। अगर मान लेते हैं जैसे मैं राजस्थान से हूं और राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या है 200, तो अगर राजस्थान में विधान परिषद होती है तो 200 का 1/3 का मतलब हो जाएगा 66.66, यानी कि अधिकतम 67 सदस्य हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। न्यूनतम 40 और अधिकतम 67 से अधिक नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट कह रही है कि विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आधे से क्या, 1/3 से बड़ी ही नहीं हो सकती, तो आधे से बड़ी कैसे होगी, ये फैक्ट गलत है। दूसरा देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। देखिए ऐसा नहीं होता, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चयन विधान परिषद के सदस्य अपने में से करते हैं, बहुमत के आधार पर करते हैं, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। इसमें राज्यपाल नाम निर्देशित नहीं करेगा, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करेगा। विधान परिषद अपने में से ही किसी भी व्यक्ति को बहुमत के आधार पर सभापति और उपसभापति के रूप में
चयन करती है, निर्वाचित करती है। तो ये कथन में क्या हो जाएगा मित्रों, गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी, न तो एक और न ही दो, दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। अगला 12वां, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं और जो तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो यही लिखा हुआ है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसे बनाए रखें, इसे अक्षुण्ण रखें। तो इसका उत्तर क्या होगा, मूल कर्तव्य, डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। देखिए क्या क्या है। नंबर 1, विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जब जनता भागीदारी करेगी प्रशासन में, शासन में, तो ये बिल्कुल विकास होगा, ये बिल्कुल हम चाहते हैं, इसलिए तो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। राजनीतिक जवाबदेही, देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है। राजनीतिक जवाबदेही का पंचायती राज व्यवस्था से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये सही है। वित्तीय संग्रहण ये गलत है, यानी 1 और 3 सही है, उत्तर है सी। देखिए मित्रों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, हालांकि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था उसके पीछे उद्देश्य ये था कि 1952 और 53 में जो 2 कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना, उनका अवलोकन करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। 1959 में इसने अपनी रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट में कहा कि देखिए अगर आपको कोई भी कार्यक्रम को सक्सेस करना है तो उसके लिए आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाना होगा, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए क्या करना होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना होगा। और इसकी सिफारिशों को मानते हुए उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कर दिया राजस्थान राज्य से। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका बिल्कुल आधार है। तो विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, सी। 1 और 3 कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य किसमें प्रतिष्ठापित है। देखिए ये प्रश्न शायद बहुत बार रिपीट होता है और लगभग अभी अगर प्रश्न 2020 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में लिखी हुई है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतीक कौन सा भाग है, और ये बार बार पूछा गया है। और ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात लिखी हुई है कि राज्य नागरिकों का अधिक से अधिक कल्याण करेगा, राज्य नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, क्योंकि DPSP का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इसलिए सकारात्मक है, इसलिए वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों DPSP। इस पेपर का अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, और ये प्रश्न भी 2020 के एग्जाम में आया था। मित्रों एक बात तो श्योर है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अतः आपसे ये निवेदन है कि पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन जरूर करें। प्रीलिम्स के लिए इतना ज़रूरी है कि मैं अगर पॉलिटी की बात करूँगा मेनली, कि पॉलिटी के कम से कम पिछले 15-20 साल के जो प्रश्न हैं उनको आप देखिए, पढ़िए, बहुत सारी आपको उससे जानकारी मिलेगी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और प्रश्न कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। तो देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि, अब संसदीय शासन प्रणाली देखिए क्या है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, अच्छी बात है, लेकिन ये संसदीय शासन की विशेषता नहीं है। ये तो अध्यक्षीय में भी ऐसा हो सकता है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये भी नहीं है। अध्यक्षीय प्रणाली में भी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है और करती है। तीसरा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी हो सकता है कि राज्यसभा को भंग न किया जाए, तो ये विशेषता नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल ये फैक्ट सही है। जब मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होती है तो उसको हम बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि संसद से भी अच्छा शब्द यहाँ पर क्या है, लोकसभा। ये प्रश्न 2020 के पेपर में भी आया हुआ है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसी कारण से हमारी प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके साथ ही अपना 2015 का जो प्रश्न पत्र था, टोटल 15 प्रश्न थे इसमें पॉलिटी के, उन पर हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपसे जानकारी साझी की है वो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।